हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम उसी के और आगे के काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से लेखक ने बड़े ही सुंदर शब्दों में हिमालय की चोटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। कैसे किया है, चलिए जानते हैं आज का पहले गद्यांश से। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषम जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दोस्तों, अभी हमने जो काव्यांश पढ़ा यह कवि नागार्जुन के काव्य संग्रह युगधारा में बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता से संकलित है। और इस काव्यांश में कवि ने कालिदास के महाकाव्य मेघदूत की तुलना की है। कैसे की है, व्याख्या में जानते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया, हिमालय पर्वत पर जब कवि आए हैं, किंतु यहाँ पे ना तो कोई कुबेर की कोई नगरी है, ना कोई अलकापुरी राज्य है। कालिदास की स्थिति भी यहाँ दिखाई नहीं देती। और कालिदास ने प्रिया के विरह में मेघों को दूत बनाकर भेजा था अपना संदेश, और वे दूत हो सकते हैं यहाँ पर बरस गए होंगे। कवि का कहना है कि हो सकता है कि जब कालिदास ने मेघों को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजा था वो यहाँ बरस गए होंगे, और यहाँ का पता पाकर वे कहीं और नहीं गए होंगे, क्योंकि ये इतना सुंदर है कि यहाँ से मेघ कहीं और गए ही नहीं होंगे। मगर इसका कौन ठिकाना, लेकिन ये कौन जानता है, कौन इसकी जानकारी हमें करा सकता है। और हो सकता हो, कवि मानते हैं कि हो सकता हो कि ये कोरी कल्पना हो। कवि कहते हैं जाने दो कवि कल्पित था, यानी कि यह कवि की कल्पना भी हो सकती है कि मेघों को भेजा दूत बनाकर और फिर वो बरस पड़े। कवि आगे कहते हैं कि मैंने तो गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर महामेघों को तूफानों से लड़ते गरज गरज कर बरसते देखा है। इतना मनोरम दृश्य देखा है कि जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो बादल हैं वो घिर आए हैं और गरज गरज कर बरस रहे हैं। साथ ही साथ कवि ने वहाँ भीषण दृश्य को भी महसूस किया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ध्यानपूर्वक देखा है। जब बादल आते हैं, कैलाश पर्वत से टकराते हैं और फिर गरज के साथ आवाज़ करके वो बरस जाते हैं, ऐसे बादलों को बरसते हुए कवि ने देखा है। चलिए दोस्तों, अब हम इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। कालिदास द्वारा चित्रित मेघों की इसमें चर्चा की गई है। साथ ही साथ प्रकृति का चित्रण है, भाषा सरल तत्सम शब्द प्रधान है, शब्द बिंब का प्रयोग है। चलिए आज का अंतिम काव्यांश पढ़ते हैं। शत शत निर्झर निर्झरनी कल, मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गले में, कानों में कुवले लटकाए शत दल लाल कतल वेनी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुन आँखों वाले उन्माद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को फिरते घिरते देखा है। दोस्तों, इस काव्यांश के माध्यम से कवि हमें बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मदिरा पीकर किन्नर किन्नरियाँ उन्मत्त होकर बंसी को बजाते हुए घूमते हैं, और वहाँ के लोग क्या क्या धारण करते हैं, इसका वर्णन इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने किया है। संदर्भ आपको पिछले वाला लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे हिमालय के सौंदर्य, किन्नर किन्नरियों के सांस्कृतिक व कलामय जीवन का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए व्याख्या में जानते हैं।
कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत पर 100 से अधिक झरने और नदियां हैं, जिनमें कल कल करके स्वच्छ कल कल धारा प्रवाहित होती रहती है। साथ ही साथ वहाँ देवदार के घने जंगल हैं, जिनमें लाल व सफ़ेद रंग के पत्थरों से कुटिया बनी हुई है, और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो सभी लोग फूलों का श्रृंगार करके हमेशा रहते हैं। साथ ही साथ उनकी जो गर्दन है, गला है, वो शंख के समान सुडोल है, जिनसे वो मधुर आवाज़ में, मधुर ध्वनि में गीत गाते हैं। साथ ही साथ उस गले में वो हमेशा इंद्रनील की माला पहने रहते हैं। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में वहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन के विषय में इसमें बताया है। वो अपने कांडों में नील कमल के जैसे कुंडल लटकाए रहते हैं और बालों को हमेशा बालों में जूड़ा बनाते हैं और उसे कमल से सजाते हैं। साथ ही साथ वो मणियों से जड़े हुए चांदी के पात्र में मदिरा भरकर अपने सामने रखते हैं और सुगंधित मदिरा का पान करते हैं, और फिर वो मदिरा का पान करने के बाद वहाँ आसपास घूमते रहते हैं। लाल चंदन की तिपाई पर निर्विरोध बाल कस्तूरी मृग के छालों पर आसन लगाकर बैठे रहते हैं, यानी कि मृग के छालों पर वो हमेशा उनका आसन बनाकर उस पर बैठे रहते हैं। मदिरा में मस्त लाल आंखों वाले किन्नर किन्नरियाँ जो वहाँ पर रहते हैं, वो नशे में उन्मत्त होकर जश्न मनाते रहते हैं, हमेशा नाचते गाते रहते हैं और अपनी उनकी उंगलियों पर बंसी बजाते रहते हैं। साथ ही साथ लेखक ने इन सब के साथ वहाँ के प्रकृति के मनोरम दृश्य व उसकी अद्भुत सुंदरता को महसूस किया और शब्दों में डाला। इतने सुंदर वातावरण में कवि ने वहाँ बादल को घिरते देखा है। चलिए दोस्तों, इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। हिमालय की प्राकृतिक छटा का वर्णन है, प्रकृति का प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, किन्नर किन्नरियों की वेशभूषा, रहन सहन आदि का वर्णन है, शब्द बिंब का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, भाषा सरल सहज और तत्सम प्रधान है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता के काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।